जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन्स आती है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी रेगुलर क्लासेस चल रही है और रेगुलर क्लासेस चलेगी। तो अभी जो है ना लेटेस्ट ये जो है ना लास्ट में जनवरी 2024 का अभी अपडेट हुई है, यानी कि मैगजीन्स आई हुई है मार्केट में, इसी को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। जैसे अभी दिसंबर 2023 का जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग जनवरी 2024 को देख रहे हैं, है ना। तो इसमें अभी तक जो है एक सेशन हो चुकी है, आज सेकेंड सेशन है, सेकेंड क्लास है जनवरी 2024 का। तो पिछले सेशन को भी जरूर देख लीजिएगा, उसको काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था उसमें। तो आज के आर्टिकल्स रहेंगे प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना। ये प्रशासनिक सुधार के लिए पुनरुत्थान योजना तैयार किया गया सरकार के द्वारा, इसके जो है ना इसको स्वीकृति दे दी गई है और फंड भी दिया गया। आखिर ये क्या था प्रशासनिक सुधार, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आखिर इसमें क्या फंड्स दी गई है, इसमें क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलेगा, इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ये किसके अंतर्गत आता है, इन तमाम मुद्दों को एक एक करके डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि प्लीज अपने दोस्तों को भी इस सेशन को जो है शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मदद मिले और हमें जो है ना मोटिवेशन मिले। तो प्लीज हमें मोटिवेशन देने के लिए आप प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको भी ये मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। आज के सेशन का जो पहला आर्टिकल्स रहेगा, प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना। यानी कि क्या हुआ, प्रशासनिक सुधार के लिए एक योजना तैयार की गई है और इस योजना को जो है सरकार ने भी मान्यता दे दी है, स्वीकृति दे दी है और उसके लिए फंड्स भी दे दिया गया है। तो यही इसलिए ये चर्चा में आपका जो है ये, जैसे आप देखते हो जो भी इस सेशन को देख रहे हो, जरूर है कि आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर देखना, आप जरूर इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये आपका जैसे इसमें आता है प्रशासनिक सेवा, सिविल सर्विसेज के लिए, है ना, प्रशासनिक सुधार, ये कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आखिर क्या है इसके बारे में देखिए, आखिर ये सुर्खियों में क्यों है इसके बारे में समझते हैं। हाल ही में सरकार ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG की प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना हेतु फंड्स को स्वीकृति दे दी है ना। तो यही बात इसमें कहा जाता है, सरकार के द्वारा प्रशासनिक सुधार के लिए और लोक शिकायत निवारण के लिए विभाग के लिए जो है ना, इसमें जो मांगे थी, एक योजना तैयार की थी, पुनरुत्थान योजना जो मांग रही थी, ये सरकार ने इसको स्वीकृति दे दी है। इसके साथ साथ इसको फंड भी दिया गया। इसलिए चर्चा में हम लोग एक एक करके इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले, आखिर क्या है ना। तो ये अभी हम लोग सुर्खियों में इसलिए इसके बारे में समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये आखिर ये होता क्या है, प्रशासनिक सुधार के लिए पुनरुत्थान आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, इसका जो है ना प्रशासनिक सुधार के लिए पुनरुत्थान का एक मंत्रालय होता है, हेडक्वार्टर जो है ना इसका, अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत ये आएगा आपका। इसका मंत्रालय कहाँ पे, कार्मिक हो गया, लोक शिकायत हो गया और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत ये निहित होंगे। कौन, ये प्रशासनिक सुधार के लिए जो पुनरुत्थान योजना तैयार की गई वही, ये इसका जो है ना कार्मिक तरीके से, लोक शिकायत के लिए जो भी चीजें होंगी, इसका पूरा लास्ट अंतिम तौर पर जो है ना इसका निर्णय मंत्रालय जो है यही कार्मिक हो गया, लोक शिकायत और पेंशन के द्वारा, पेंशन मंत्रालय के द्वारा ही लिया जाएगा। मैं इतनी बार रिपीट करूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा, है ना। तो आप बोर मत होना, मैं आपको एक ही साथ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इसकी अवधि के बारे में बोला जाएगा। ये योजना जो है, ये योजना जो आई हुई है, आखिर ये इस योजना का अवधि कहां तक होगा, कब तक ये लागू रहेगा, क्या आजीवन भर रहेगा या 1-2 महीना या 5 महीना या 1 साल 2 साल, इसके बारे में समझते हैं। इसकी अवधि अगर पूछा जाए तो इस योजना जो है ना 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि के अंतिम दो वित्तीय वर्ष, है ना, इसके जो है ना क्या होगा, 2 वर्ष के लिए इसका अवधि तैयार किया गया है 15वीं वित्त आयोग की सिफारिशों पर। तो आपकी जैसे 2024 से 25 और 25 से 26, 2 साल बाद एक है ना, 2 साल तक का इसमें लागू रहेगी। जो ये अभी नियम का लागू हुआ है, ये अगले 2 सालों तक यही नियम लागू रहेगा, है ना। उसके बाद अगले 2 सालों के बाद हो सकता है इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, या तो यही अगर सही रहा तो इसी को फिर से लागू कर देगा। तो अभी 2 साल के लिए इसकी अवधि है। आपको अगर पूछा जाए इसकी अवधि तो अगले 2 वर्ष, ठीक है, वित्त 2 वर्ष। ओके, तो ये किसके द्वारा, किसकी सिफारिश पर किया गया था, 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इतना तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आगे देखते हैं। कहा जाता है इस योजना को 2 वर्टिकल्स यानी कि घटक हैं। इस योजना के जो ना 2 घटक हैं, आखिर वो क्या क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसके 2 घटक हैं। पहला तो लोक शिकायत निवारण हेतु व्यापक प्रणाली, ये लोक शिकायतों के लिए जो है ना निवारक हेतु प्रणाली और प्रशासनिक सुधार, ये 2 घटक इसमें तैयार की गई है। आखिर जो इसमें लोक की शिकायत जो होती है उसका निवारण किस तरह से किया जाएगा और प्रशासन जो है ना इसके बारे में, इसके निवारण के लिए किस तरह से कदम उठाने वाले हैं। समझ रहे हो बातें।
आपका जो है जैसे कोई भी कंप्लेन हो या शिकायत हो वो किस तरह से आप तक पहुंचे। उसके बाद आप जो प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो आप उस तरह से आप जो किस तरह से कदम उठाएंगे उसके बारे में ये दिया गया है। तो इसमें आप किस किस चीजों का सहायता ले सकते हैं, किसका निवारण करेंगे और किन किन मुद्दों पर आप ध्यान देंगे, इन तमाम चीजों को इसमें दिया गया है, वही उसी को समझना है। तो इसमें कहा जाता है कि लोक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली हेतु योजनाएं बनाए गए हैं, है ना। तो हम लोग अब समझते हैं आखिर इसके निवारण के लिए कौन कौन से प्रणाली बनाई गई है, कौन कौन सी योजना बनाई गई, इसके बारे में समझते हैं। तो पहला आपका रहेगा शिकायत निवारण की गुणवत्ता। आखिर शिकायत निवारण की आखिर गुणवत्ता कैसी होगी, क्या होगी गुणवत्ता, है ना। तो ये शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से CPGRAMS यानी कि यही आपका हो गया लोक शिकायत के निवारण हेतु कार्य प्रणाली का, इसी का आपका इंग्लिश में दिया गया है। तो 10वें चरणीय सुधारों यानी टीबल को देखे आगे बढ़ाया गया है। मतलब ये दिया गया इसमें शिकायत निवारण की गुणवत्ता के लिए क्या हुआ है, इसके जो है ना CPGRAMS है ना, यानी कि लोक शिकायतों के निवारण हेतु कार्य प्रणाली के लिए जो है ना टोटल 10 चरण बनाए गए हैं, 10 कदम बनाए गए हैं। जैसे हम लोग का होता है मूल कर्तव्य के लिए 11 चीजें शामिल कर दिया गया, उसी तरह से इसके निवारण के लिए जो टोटल 10 चरणों को शामिल किया गया है कि आप इस 10 चरणों के अंतर्गत किस तरह से निवारण कर सकते हैं, किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं, किन किन मुद्दों पर ध्यान देंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, तो इस 10 कदम जो है इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। तो तत्काल आप समझिए इसके लिए जो 10 चरणीय सुधार लागू किया गया है, जिसके माध्यम से ये निवारण जो है की गुणवत्ता होगी। तो यहां तक की बातें समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद आगे कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI की मदद से शिकायत निवारण हो सकता है। अगर आपका जो है जहां AI की जरूरत होगी निवारण के लिए, तो वहां AI की सहायता ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ये भी शामिल किया गया है। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, तो आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद कहा जाता है जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए AI आधारित लोक शिकायत निवारण प्रणाली, है ना, के विकसित करना और इस प्रकार शिकायत निवारण में लगने वाले समय को कम करना। जिस तरह से होता है कोई शिकायत ऐसी है जिसमें जो है ना काफी समय भी लग रहा है और ना ही सटीक तरीके से उसका मतलब सब कुछ जान पा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग AI की मदद ले सकते हैं। AI की मदद से क्या होगा, समय की बचत होगी और सही तरीके से उसका जो है ना जो अंतिम रूप से उसका फैसला होने वाले उस तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इसमें हम लोग का समय की बचत होगी और सही तरीके से हम लोग इसके बारे में निवारण भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके लिए ये योजना हो गई। उसके बाद अगला है एकीकृत शिकायत निवारण। एकीकृत शिकायत निवारण में आपका कहा जा रहा है कि ये योजना शिकायत निवारण वाले अन्य सभी पोर्टल को एकीकृत करेगी। यानी कि ये शिकायत निवारण के लिए जितने भी पोर्टल्स तैयार किए गए हैं उसको एकीकृत किया गया, इकट्ठा करके इसके बाद देखा जाएगा और इससे जो है ना CPGRAMS लोक शिकायतों के लिए सबसे बड़ा इंटरफेस बन जाएगा। तो इसके बाद अगर मान के चलो ये छोटा सा एक शिकायत है, ये शिकायत है, ये शिकायत और सभी शिकायत को एक साथ ला दिया तो ये कहीं ना कहीं बड़ा शिकायत हो जाएगा। तो इसके लिए ये इंटरफेस बन जाएगा। तो यही बात इसमें कही जा रही है। उसके बाद कहा जाता है क्षमता निर्माण, है ना। क्षमता निर्माण मतलब पुनरुत्थान योजना का उद्देश्य शिकायत निवारण में तकनीकी के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देना, शिकायत निवारण अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना और CPGRAMS के वर्जन 7 को अपग्रेड करना। इसमें 7वां जो है उसको अपग्रेड करना होगा, ये क्षमता निर्माण के अंतर्गत कहा गया है। तो हम लोग आगे इसके बारे में जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आगे कहा जाता है प्रशासनिक सुधार के लिए योजनाएं। आखिर ये प्रशासनिक सुधार के लिए क्या योजना की गई। हम लोग अभी तक क्या देखे, लोक शिकायत के लिए, उसके लोक शिकायत के निवारण के लिए, है ना। इसके 2 घटक थे, है ना। आपको फिर से मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आप सभी समझ सको। इसके 2 घटक थे, है ना। क्या थे, 2 घटक थे। पहला आपका लोक शिकायतों के लिए निवारण के लिए व्यापक जो यहाँ था लोक शिकायत के निवारण हेतु व्यापक प्रणाली, और दूसरा क्या था प्रशासनिक सुधार। वही अपने लोग दूसरा चरण को देखने वाले, दूसरा घटक को देखने वाले कि प्रशासनिक सुधार के लिए क्या योजना बनाई गई, क्या घटक, इसके घटक जो है ना उसमें क्या योजना बनाई गई है। तो इसके बारे में देखिए राजनीतिक आवंटन बोले तो ये प्रशासनिक सुधार योजना निम्नलिखित योजनाओं में संसाधन का उपयोग करेगी और अंतर्राष्ट्रीय विनियम और सहयोग गतिविधियां हो गया। उसके बाद 2025-26 के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना तैयार की जाएगी। ये प्रशासनिक सुधार के लिए योजना की गई है
कि अगर कोई व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय हो गया या सहयोग गतिविधियां करेगा, ये आपको शामिल रहेगा, है ना। ये संसाधन उपयोग कर सकती है। इसके साथ साथ इसके लिए जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार का भी योजना लागू की गई है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रशासनिक सुधार के लिए योजना तैयार की गई है। अब हम लोग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आखिर ये तब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि CPGRAMS आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। ये आखिर क्या है, यहाँ पे आप देखते हो CPGRAMS, तभी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इसके बारे में समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक गवर्नमेंट ग्रीवेंस रिडेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना, रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसका हिंदी में आप ध्यान रखो, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, है ना। तो इसके बारे में देखिए, ये आखिर कब हुआ था। इसका जो है ना शुरुआत जो है आपका DARPG ने 2007 में इसकी स्थापना की, गठन किया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, CPGRAMS की स्थापना यानी गठन कब हुआ, 2007 में किया गया था। और यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों के लिए 24 घंटा उपलब्ध है। एक सप्ताह के मतलब 24 घंटा उपलब्ध है। इसके माध्यम से सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर लोक पदाधिकारी के समक्ष नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आखिर ये इसलिए बनाया गया है, इसके माध्यम से नागरिक जो है ना, नागरिकों की जो भी शिकायतें होंगी वो 24 के 24 घंटा सातों दिन, सप्ताह के सातों दिन ये चालू रहेगी। आप कभी भी अगर शिकायत है तो इस पे आप शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद आपकी शिकायत जो है ना यहाँ पे दर्ज की जाएगी। दर्ज करने के बाद इस पे जो है छानबीन की जाएगी। उसके बाद इसका फैसला जो भी होगा उसके बाद देखा जाएगा, है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट लगा। ये इसका क्या उद्देश्य था, उद्देश्य ये है कि नागरिकों की शिकायत जो है ना हमारे तक आ जाए, प्रशासनिक जो है वहां तक उसके जो है शिकायत दर्ज करा जाए। यह एक एकल पोर्टल है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालय विभागों से जुड़ा हुआ है। आप चाहे स्टेट के गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये दोनों से जुड़ा हुआ है, ओके। और जिन मुद्दों का निवारण इसमें शामिल नहीं है उनमें RTI, है ना, RTI मामले, अदालत में विचाराधीन मामले, धार्मिक मामले आदि शामिल, उसमें हम लोग दर्ज करा सकते हैं। जिसे आप सभी देखते होंगे आसपास में, गाँव में जरूर सुने होंगे, जा रहा हूं मैं RTI फाइल करने के लिए, है ना। तो वही बातें कहिए, अगर इसके अंतर्गत जो चीज नहीं है शामिल किया गया है वो आप RTI फाइल में, RTI के फाइल के माध्यम से आप शिकायत दर्ज करा सकते हो, ठीक है। ये भी आपका सही तरीके से समझा दिया गया है कि आप जो शिकायत करेंगे, शिकायतों में अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो है ना, जो 10 अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे इस साइड में है 10 जो कदम है, अगर उसके अंतर्गत ये शामिल नहीं है तो आप RTI फाइल करेंगे। जैसे धार्मिक मामले में हो गया या अदालत में विचाराधीन मामले हो गया, है ना, तो इसके बारे में उसमें RTI मामले में हो गया, ये सब चीजें कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। 2022 में सरकार ने CPGRAMS में 10 चरणीय सुधारों को लागू किया गया है। यही बातें आपको ये भी ध्यान रखना, हम लोग 10 चरण तब से चर्चा कर रहे हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये कब लागू किया है, 2022 में भी रिसेंटली, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहली बात, ये 10 चरण आखिर क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार चर्चा कर चुके हैं ना, आप भी बोर हो रहे होंगे, बोर तो नहीं मतलब कि इंतजार कर रहे होंगे आखिर ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। ये इसके 10 चरण क्या क्या हैं इसके बारे में। पहला चरण है इसके जो ना CPGRAMS का 7.0, ये सार्वभौमिकरण, यानी कि स्वचालित रूप से अंतिम छोर से शिकायत दर्ज करने की सुविधा। इसमें स्वचालित रूप से अंतिम छोर से शिकायतों को दर्ज करने की सुविधाएं होंगी। उसके बाद तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI हो गया, और मशीन लर्निंग का लाभ उठाते हुए अति आवश्यक शिकायतों को स्वचालित फ्लेमिंग। उसके बाद तीसरा में आ जाएगा भाषा अनुवाद, यानी कि पोर्टल पर 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी शामिल किया गया है। उसके बाद शिकायत निवारण सूचकांक, यानी कि प्रदर्शन के आधार पर मंत्रालय हो गया या विभागों की रैंकिंग करना, है ना। आखिर ये प्रदर्शन के आधार पर जो मंत्रालय का किस सूची में है, सूची में किस स्थान पे है, इसके बारे में भी यह रैंकिंग करना। उसके तहत फीडबैक कॉल सेंटर, आपका जो निवारण किए हैं, मतलब आप जो शिकायत किए थे उसका निवारण होने के बाद आपका फीडबैक क्या है, सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में भी 50 सीटों पर यानी कि कॉल कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्र एक पोर्टल, यानी कि CPGRAMS पोर्टल के साथ राज्य और भारत सरकार के अन्य पोर्टल का एकीकरण किया गया है। उसके बाद समावेशिता और आउटरीचिंग, इसमें कहा जाता है शिकायतें दर्ज करवाने से में दूर दराज के क्षेत्रों के नागरिकों को सशक्त बनाया जा रहा है, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट में कहा जाएगा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। ये प्रभावी शिकायत समाधान को सक्षम करने के लिए ISTM
को सर्वोत्तम योजना संचालन करना। उसके बाद निगरानी प्रक्रिया में अगर केंद्र मंत्रालयों, विभागों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के लिए मासिक रिपोर्ट तैयार करना। उसके बाद आपका अंतिम रहेगा डेटा स्ट्रेटेजी यूनिट, यानी व्यवहारिक डेटा विश्लेषण के लिए इसे DARPG में स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह से 10 कदम है, 10 के 10 कदम आपको ध्यान रखना है ना। तो आप इस तरह से ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ। तो आपका यही है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के लिए जो है ना ये योजना तैयार की गई है। इसमें 2 घटक थे, वो घटकों को देख चुके हैं। इसमें क्या किस तरह से शिकायत निवारण कर सकते हैं और शिकायत निवारण के लिए क्या संस्था तैयार की गई है, कब संस्था तैयार की गई है, उसका उद्देश्य क्या था और इसमें क्या 10 कदम बनाए थे, उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं, डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ और आज के सेशन में बस एक ही आर्टिकल्स को रहने देंगे, हम लोग धीरे करके कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला होगा। और एक निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।